हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। दोस्तों, आज हम फिर अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। फिर हम क्लास 10th साइंस का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसके जो बचे हुए टॉपिक्स हैं आज हम लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए हम कैसे UVF में संबंध ज्ञात करेंगे या UVF में कैसे संबंध स्थापित करेंगे, आज हम उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हम पिछले वीडियो में U, V और F के विषय में जान चुके हैं। U दर्पण से वस्तु की दूरी, V दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और F दर्पण की फोकस दूरी है। इनके बीच हम रिलेशन यहाँ पर देखेंगे, स्थापित करेंगे, कैसे इनका फॉर्मूला निगमन होता है, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध। अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध आज हम अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण यहाँ लेंगे। मानते हैं ये एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण क्या होता है, इसकी भी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अवतल दर्पण एक गोली दर्पण है जिसके बाहरी भाग पर पालिश करने से अंदर वाला जो भाग होता है वो परावर्तक बन जाता है। ठीक है, तो इसका बाहरी वाला सतह ये है, हमने इस पर पॉलिश कर दिया। ठीक है, तो अंदर का सतह परावर्तक बन जाता है और ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो हमने एक अवतल दर्पण ले लिया, इसका नाम दे देते हैं यम डैश। एक अवतल दर्पण हमने ले लिया। इस अवतल दर्पण का ये जो पॉइंट हम यहाँ देख रहे हैं, ये इसका ध्रुव है। अवतल दर्पण का ये ध्रुव है और ये जो है इसका वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर ये जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में जो भाग है, ये वाला भाग, इसको हम कहते हैं मुख्य फोकस। ये इसका मुख्य फोकस है। ठीक है, हमने एक वस्तु लिया और उसे अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ऐसे हमने उसको रख दिया। ये वस्तु है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर रख दिया। 1 मिनट। ठीक है, हमने इस वस्तु को यहाँ पे रख दिया। इस वस्तु का नाम हमने दे दिया OO डैश। ठीक है, ये वस्तु हो गई। यहाँ से अब जानते हैं और प्रतिबिंब बनने का नियम जो हम लोग 3 नियम पढ़े हैं, उनमें से जो पहला नियम है उस नियम को हम फॉलो करें। पहला नियम ये कहता है कि यदि प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाती है ऐसे, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से होकर के चली जाती है। इस तरह से इसका परावर्तन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से गई और इस तरह से इसका परावर्तन हो गया। दूसरा नियम, इसका जो तीसरा नियम, अब उसको देखें। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के जाती है ऐसे, तो परावर्तन के ठीक बाद उसी के विपरीत दिशा में वापस हो जाती है। अगर इस तरह से जा रही वक्रता केंद्र से होकर, तो परावर्तन भी फिर उसी के ठीक विपरीत हो जाती है ऐसे। ठीक है, ये दोनों किरणें
ये दो, एक परावर्तित किरण ये है और एक परावर्तित किरण ये है, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पर काटेगी वहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे और ये जो लंब हम डालेंगे यही वस्तु का इमेज बनेगा आई डैश, ये इसका इमेज है। क्लियर? तो ये तो फिगर बन के हमारा तैयार हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में अगर हम संबंध स्थापित करेंगे तो हमें इस तरह से किरण आरेख बनाना होगा। ध्यान रहे, इसमें हम एक अवतल दर्पण एम डैश लेंगे, ठीक है, और उसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे और आप देखेंगे कि इस वस्तु का छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में आई डैश बन जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, ध्रुव से वस्तु की दूरी ले लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि वस्तु की जो दूरी होती है उसे u से प्रदर्शित करते हैं और जो दूरी दर्पण के बाएं तरफ मापी जाती है वो माइनस होती है। तो ये बाएं तरफ मापी जा रही है ध्रुव से, तो माइनस होगी। ये प्रतिबिंब है और ये वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र की अगर हम दूरी देखें तो वो कहलाती है वक्रता त्रिज्या और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। ये भी बाएं तरफ है इसलिए ये भी माइनस होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी देख लें। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी होगी तो प्रतिबिंब की दूरी को v से प्रदर्शित करते हैं। ये बाएं तरफ है इसलिए भी माइनस होगा। और ये है मुख्य फोकस। तो ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो कहलाती है फोकस दूरी और उसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सभी दूरियां नेगेटिव होंगी क्योंकि सभी दूरियां अवतल दर्पण के बाएं तरफ मापी जा रही हैं और बाएं तरफ जितनी भी दूरी आप मापेंगे वो सभी दूरी नेगेटिव होती है। ठीक है, अब हम इनके बीच यू भी और एफ इन तीनों के बीच में हम रिलेशन प्रूफ करेंगे, इनके बीच संबंध स्थापित करेंगे। तो कैसे संबंध स्थापित करेंगे उसी की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉइंट मान लेते हैं ए। ठीक है, अब देखें ध्यान से, यहाँ पर ए से सीधे हम अगर यहाँ पे एक लंब डाल दें ऐसे और ये लिख दें एन। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, दो त्रिभुज आपको दिखेगा ओ डैश सी, यानी ये वाला त्रिभुज देखें, और आई डैश सी ये वाला त्रिभुज देखें। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक जैसे हैं, आकार में छोटा बड़ा हैं लेकिन एक जैसे हैं। तो जब दो त्रिभुज एक जैसे हों, आकार में छोटे बड़े हों, ठीक है, लेकिन उनके कोण, ठीक है, एक जैसे बने तो ये समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इनके कोण आपस में बराबर हो, भुजा छोटी बड़ी हो चलेगा, लेकिन कोण क्या हो, एक बराबर बने। ठीक है, तो उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज के सभी कोण इस त्रिभुज के कोणों के क्या हैं, बराबर हैं। आकार इसका बड़ा है इसका छोटा है, लेकिन कोण जितना एंगल इसका है उतना ही इसका है, तो इसलिए दोनों समरूप त्रिभुज है। तो जब समरूप त्रिभुज है तो समरूप त्रिभुज की एक विशेषता होती है कि उसकी भुजाएं अनुपात में बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं, एक त्रिभुज है हमारा त्रिभुज ओ डैश सी, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ओ डैश सी और ये समरूप का चिन्ह है त्रिभुज आई डैश सी, यानी ये त्रिभुज आई डैश सी, ये त्रिभुज हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं, तो इनकी भुजाएं अनुपात में बराबर होंगे। तो देखें, इस त्रिभुज की ये भुजा बटे इस त्रिभुज की ये भुजा, यानी ओ डैश बटे आई डैश बराबर,
फिर देखिए इस त्रिभुज की ये भुजा आई सी, तो इस त्रिभुज की भुजा हो जाएगी, इस त्रिभुज की ये भुजा क्या है, ओ सी है, सॉरी ओ सी, तो इस त्रिभुज की भुजा क्या होगी, आई सी बटे आई सी, और ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब आते हैं दूसरे त्रिभुज को, देखिए ए एन एफ और एक त्रिभुज एफ आई डैश, ये और ये त्रिभुज भी आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ए एन एफ समरूप त्रिभुज आई एफ आई डैश। ठीक है, आई एफ आई डैश, ये त्रिभुज इनकी भी भुजा अनुपात में होगी। तो देखें इस त्रिभुज की भुजा ए एन और इस त्रिभुज की भुजा आई डैश, ए एन बटा आई डैश बराबर, अब देखें इस त्रिभुज की भुजा एफ एन और इस त्रिभुज की भुजा आई एफ, हो जाएगा एफ एन बटा आई एफ। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये और ये रेखाएं क्या हैं, दोनों समांतर हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो जो दूरी, जितनी लंबाई ए एन की होगी उतनी ही लंबाई ओ डैश की भी होगी, क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं, ये और ये समांतर रेखाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ए एन जितना लंबा होगा उतना ही लंबा ओ डैश होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि ओ डैश बराबर है ए एन के, तो ओ डैश के जगह हम क्या लिख देंगे, ए एन। ठीक है, या ए एन की जगह क्या लिख देंगे, ओ डैश। तो देखें ए एन ओ डैश के बराबर है, तो ए एन की जगह आप लिख दीजिए ओ डैश बटा आई डैश इक्वल टू, ये क्या है, एफ एन अपॉन आई एफ। ठीक है, अब देखना है यहाँ पे, यदि ए को हम धीरे धीरे P के समीप लाएं, ये वाला पॉइंट जो है इसको इस दर्पण पर धीरे धीरे P के समीप लाएं, तो n कहाँ आ जाएगा, P पर। तो जो Fn है वो किसके बराबर हो जाएगा, Fp के। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे यदि A को P के समीप लाएं तो क्या हो जाएगा, जो Fn है वो Fp के बराबर हो जाएगा। देखिए ये A जो है दर्पण पे धीरे धीरे नज़दीक आएगा, तो A से ये लंब डाला गया है AN, तो अगर ये A यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से लंब डालेंगे तो P के और समीप आया, अगर यहाँ आ गया तो एकदम P पे आ जाएगा, तो जो Fn है वो Fp के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो Fn की जगह हम क्या रख देंगे, Fp, तो ये हो जाएगा तब ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू हो जाएगा, Fn की जगह आप रख देंगे Fp बटे आई एफ, और ये बना समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को देखें, 1 और 2, दोनों का लेफ्ट साइड देखिए सेम है। यहाँ भी लेफ्ट साइड में क्या है, ओ डैश बटे आई डैश, यहाँ भी देखिए ओ डैश बटे आई डैश। तो दोनों समीकरण का जब लेफ्ट साइड इक्वल होता है तो इनके राइट साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई दोनों का एक तरफ का मान बराबर है तो दूसरे तरफ का आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे ओ डैश ओ सी बटे आई सी बराबर होगा एफ पी बटे आई एफ। ठीक है, अब देखिए ओ से सी तक की दूरी दी नहीं गई है, कहीं नहीं है,
तो ये दूरी हम कैसे निकालेंगे, ओ सी का मान कैसे निकालेंगे, तो ओ से पी तक की दूरी में से सी पी दूरी अगर घटा दें तो ये ओ सी आ जाएगा। देखिए ओ से पी तक की दूरी दी गई है, तो इस ओ से पी तक की दूरी में से सी से पी तक की दूरी, ये दूरी क्या करें निकाल दें तो ये दूरी आ जाएगी। तो हम ओ सी की जगह लिख सकते हैं ओ पी माइनस सी पी बटे, अब देखिए आई सी, तो आई से सी ये दूरी कह रहा, ये दूरी, और ये दूरी भी देखिए कहीं नहीं दिया गया है। ये दूरी अगर हमको निकालना हो तो सी से पी में से आई से पी क्या करें घटा दें, तो यहाँ लिख सकते हैं सी पी माइनस आई पी इक्वल टू एफ पी है, एफ से पी तक की दूरी, और एफ से पी तक की दूरी दी गई है तो इसको तो हम एफ पी ही रहने दें क्योंकि ये दूरी दी गई है। आई एफ, देखें आई से यहाँ तक की दूरी कहीं नहीं दी गई है, देखिए तो आई से एफ तक की दूरी अगर निकालना है तो आई से पी की दूरी में से एफ पी क्या करेंगे घटा देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं आई पी माइनस एफ पी। ठीक है, अब इनके मान रख दें ओ से पी, तो ओ से पी तक की दूरी क्या है माइनस यू, तो रख दें माइनस यू, फिर माइनस सी पी, सी से पी तक की दूरी क्या है माइनस आर, तो यहाँ पहले से माइनस है और वो माइनस क्या हो जाएगा प्लस आर हो जाएगा, अपॉन सी पी, सी से पी तक की दूरी माइनस आर, तो माइनस आर, फिर माइनस आई पी, आई से पी तक की दूरी क्या है माइनस भी है, तो यहाँ माइनस फिर आएगा तो हो जाएगा प्लस भी, इक्वल टू इधर आ जाए एफ से पी, तो एफ से पी तक की दूरी क्या है माइनस एफ है, तो माइनस एफ रख दें, अपॉन आई पी, आई पी, आई से पी तक की दूरी क्या है माइनस भी, तो हमने माइनस भी रख दिया, माइनस माइनस एफ पी, तो एफ से पी तक की दूरी माइनस एफ, तो यहाँ हो जाएगा माइनस फिर रखेंगे तो प्लस एफ। यहाँ तक क्लियर। अब देखें पिछले वीडियो में हम लोग आर और एफ में संबंध पढ़े हैं, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि आर बराबर 2f वहाँ पर प्रूफ किया गया है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दूने के बराबर होती है, तो ये वहाँ पर प्रूफ किया गया है ये वैल्यू। तो r के जगह हम क्या रख सकते हैं 2f रख सकते हैं, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ पर हमने रख दिया 2f, यहाँ है माइनस 2f रख दिया, प्लस v बराबर माइनस f बटे माइनस v प्लस f। ठीक है, अब हम क्या करना है ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, तो पहले हम माइनस भी का गुणा माइनस यू में करेंगे, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, और भी का गुणा यू में होगा तो यू भी, यू और भी में देखिएगा यू इस तरह बनाए हैं हम, भी इस तरह बनाए हैं, ठीक है, भी में ऊपर यहाँ गोला है तो इसका इसमें गुणा कर दिया। अब देखिए फिर माइनस भी का गुणा अब इसमें करेंगे, तो यहाँ भी माइनस है और यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा गुणा, और इसका इसमें करेंगे तो 2f भी हो जाएगा। अब f का गुणा करेंगे, भी का गुणा इन दोनों में हो गया, अब f का गुणा इन दोनों में करेंगे, तो f के आगे क्या है प्लस और u के आगे माइनस, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, f का करेंगे तो हो जाएगा u f। अब f का गुणा इसमें कर लें, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस तो प्लस, और f का 2f में हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो देखें यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 2f का f में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, फिर इसका गुणा अब इसमें करें तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, भी का गुणा f में करेंगे तो क्या आएगा f भी, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ 2f स्क्वायर है, कट जाएगा, दोनों के चिन्ह भी बराबर थे, दोनों मान बराबर हैं तो कट जाएंगे।
अब हमारे पास क्या बचा देखिए, यू भी बचा, और ये जो 2f भी है इसको उधर ले जाइए, इस बराबर के उधर ले जाइए। तो 2f भी जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और उधर पहले से माइनस एफ भी है। ठीक है, ये बचा माइनस यू एफ बचा, ये भी उधर जाएगा तो जाएगा प्लस यू एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यू वी इक्वल टू, इसमें से इसको घटा दीजिए, 2f भी में से एक एफ भी जब आप घटाएंगे तो केवल एक एफ भी बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचा, यू एफ बचा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग देने पर दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, तो इधर भी भाग देना है हमको, किससे, यू भी एफ से, तो इधर भी हमने यू भी एफ लिख दिया बटा में, इधर भी देना है तो एफ भी बटा यू भी एफ, इधर भी देना है तो यू एफ बटा यू भी एफ। ठीक है, अब क्या करें, यू भी से यू भी को क्रॉस कर दें, एफ भी से एफ भी को क्रॉस कर दें, यू एफ से यू एफ को क्रॉस कर दें, तो यहाँ क्या बचा, 1/f, यहाँ क्या बचा 1/u, और यहाँ क्या बचा 1/v। ठीक है, तो ये हो गया अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध। ठीक है, तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध लिखिए, तो ये संबंध है उसका, या पूछा जाए अवतल दर्पण का सूत्र लिखिए, तो यही उसका सूत्र भी है, वही उनके बीच का संबंध भी है। लेकिन अगर प्रश्न ये कहे कि अवतल दर्पण के लिए यू भी एफ में संबंध स्थापित कीजिए, तो इस तरह से आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है ये किरण आरेख। और ये किरण आरेख यदि आप गलत बनाएंगे तो फिर यू भी एफ में संबंध आप सही स्थापित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको ये किरण आरेख सही ढंग से बनाना होगा, और किरण आरेख बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा कि एक अवतल दर्पण लेंगे, और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु को रखेंगे। वक्रता केंद्र पर रख दें या वक्रता केंद्र के पहले रख देंगे तो फिर ये संबंध आप स्थापित नहीं कर सकते। इसके लिए वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना होगा। ठीक है, मुख्य अक्ष पे। और जैसे वस्तु रखेंगे तो दो नियम को आपको पालन करना होगा। एक नियम, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाए और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर चली जाए, और दूसरा नियम, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाए, परावर्तन के बाद ठीक उसी के विपरीत हो जाए। ये दोनों परावर्तित किरणें जहां पर काटेंगी वहां से मुख्य अक्ष पे आप लंब खींच देंगे, और वही लंब जो होगा इस वस्तु का वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, फिर आपका एक किरण आरेख बन जाएगा। फिर क्या करेंगे, ए से मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे AN, ध्रुव से वस्तु की दूरी u ले लेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, वक्रता त्रिज्या होती है r, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v ले लेंगे, ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी हो जाती है। सभी दूरियां बाएं तरफ हैं, इसलिए इन सबको माइनस से लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये पूरा जो स्टेप वाइज है ये आप फॉलो करेंगे तो आपका जो संबंध है वो एकदम सही स्थापित होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यदि आपको ये अच्छे से समझ में आता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं। यदि नहीं समझ में आता है तब भी लिखें, ताकि अगला वीडियो इससे अच्छा आपको मिले। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, फिर अगला वीडियो लेकर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।